नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आपको बता देते हैं कि कौन सी आज वो होंगी चार बड़ी खबर। आज चरम पर होगा रामपुर का चुनावी घमासान, ये होगी पहली बड़ी खबर। योगी और अखिलेश बढ़ाएंगे सियासी तापमान। सीएम योगी आदित्यनाथ की होंगी दो सभाएं। अखिलेश यादव का 9 स्थानों पर होगा संबोधन। और दूसरी बड़ी खबर होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। नए खनिज नियम लागू करने को मिलेगी मंजूरी। बैठक में कई प्रस्तावों को मिल सकती है हरी झंडी। और तीसरी बड़ी खबर होगी यूपी में पहले चरण के लिए प्रचार थमा। 2.25 करोड़ मतदाता तय करेंगे 625 प्रत्याशियों का भविष्य। निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर होगी एमपी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हुई मंत्री समूह की बैठक बेनतीजा। आरक्षण की गेंद अब अजाक्स और सपाक्स के पाले में। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं और शुरू करते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला। विधानसभा चुनाव की तिथि 14 फरवरी नजदीक आने के साथ ही जिले का सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। बुधवार को रामपुर के चुनावी रण में सूबे के दो बड़े नेता एक साथ उतरेंगे। वक्त और स्थान अलग होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिलासपुर और मिलक सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक सभाएं होंगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर और स्वार विधानसभा क्षेत्र में 9 स्थानों पर सभा कर मतदाताओं को साधेंगे। तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की आज सभाएं होंगी। दोनों ही बड़े नेता हैं। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ, तो वहीं सपा की तरफ से ये जिम्मेदारी संभालेंगे सपा के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 9 स्थानों पर जनसभाएं करेंगे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की सभाएं भी होंगी, वहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से अविरल अग्निहोत्री से। अविरल, जिस तरह से मैदान में दो दिग्गज आज उतरने वाले हैं, उनकी जनसभाएं हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख खुद अखिलेश यादव मैदान में उतरेंगे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अब रामपुर में सियासी गर्मी अब बढ़ जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वहां पहुंचने वाले हैं, वहीं पर समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे और पूरी तरीके से चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू हो जाएगा अखिलेश यादव का और शाम तक चलेगा पूरी तरीके से। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद में वो यंग मैन जो ग्राउंड है वहां पर से उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और आगे बढ़ेगा। विजय रथ यात्रा के दौरान से वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने अपने कई विधानसभा क्षेत्र हैं उनको संबोधित करेंगे। करीब 9 जगहों पर उनकी छोटी छोटी रैलियां होंगी और सारी तरीके से देखा जाए पूरी तरीके से ये चुनावी माहौल को समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2022 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बने इस पर पूरी तरीके से फोकस रहेगा। कल हालांकि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया था, उसमें 22 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की थी। तो साफ तौर पर यह है कहीं ना कहीं कि इन सब जब विधानसभा क्षेत्र में वो जाएंगे तो साफ तौर पर अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनको जीत का मंत्र देंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव को जीता जाए। वहीं पर अगर बात करें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी वहीं पर रामपुर में रहेंगे। रामलीला मैदान में वो सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को ये बताएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने सुशासन, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के बारे में, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन सब, बिजली, तमाम चीजों पर वो बात करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बुलडोजर चलवाया है माफियाओं पर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव जो अब होने हैं, तो ऐसे में सभी दिग्गज नेता पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार किया जाए और वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाए, जिससे कि 2022 के चुनाव में जो जीत की चाबी है वो उनके पास पहुंचे और सत्ता उनके पास पहुंचे और वो
सभी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बात करते हुए नजर आएंगे। किसी भी तरीके के योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को ये संबोधित करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है और समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर होते हैं कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिन्ना की राजनीति करती है और तमाम ऐसे मुद्दे उठाती है कि जिस तरीके से समाज का नुकसान होता है। वहीं पर समाजवादी पार्टी भी इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने कोई भी विकास काम नहीं किए, हमने जितने भी काम किए थे उनके केवल फीता काटने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी भी अपने अपने दावे पेश करती हुई नजर आती है। बिल्कुल अविरल, दोनों अपने अपने दावे पेश करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन अगर हम जनता की बात करें, दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग है, दोनों एक दूसरे के सामने है इस चुनावी संग्राम में, इस चुनावी मैदान में। जब दोनों पार्टी के प्रमुख, दोनों पार्टी के बड़े नेता जब जनता के बीच में जाएंगे तो फोकस क्या होगा, किस तरह से जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे? योगी आदित्यनाथ का फोकस क्या होगा आज की जनसभाओं में, तो वहीं अखिलेश यादव का क्या फोकस होगा, किस तरह की बातें करेंगे वो जनता के बीच जाकर? देखिए, सीधे तौर पर जब योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। उन्होंने अगर बात की जाए तो जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने कई ताबड़तोड़ फैसले किए थे, चाहे वो गौ सेवा संरक्षण की बात की हो, चाहे लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने की बात की हो, भ्रष्टाचार माफियाओं बुलडोजर की बात की हो। तो इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो माफियाओं को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जनता को बताने का काम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, मुखिया अखिलेश यादव, तो वो इस तरीके की बात करेंगे। उन्होंने डायल 100 चलवाई थी और कल ही की बात अगर ली जाए तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था चौपट कर दी है, रोजगार नहीं दिए हैं, सड़कों की खस्ता हालत है। तो इस तरीके से जनता को संबोधित करेंगे कि जब हम सरकार में होते हैं तो हम ये काम करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समझाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। अविरल, तो दोनों पार्टी अपने अपने दावे करेंगे और दोनों पार्टी कि जब प्रमुख नेता, बड़े नेता जब मैदान में उतरेंगे तो उनकी तरफ से जनता को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोनों की विचारधारा अलग है और दोनों अपने अपने वादों और कामों के साथ मैदान में उतरेंगे। अविरल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। प्रदेश में नए खनिज नियम लागू करने के लिए प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए ये नए नियम बने हैं। अवैध उत्खनन और भंडारण के मामले में रॉयल्टी का 15 गुना और इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है। वहीं मध्य प्रदेश के सभी 412 नगरीय निकायों में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी मिलेगी। साथ ही भोपाल और सीहोर में औद्योगिक केंद्र की स्थापना संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास। विवेक, आज नए खनिज नियम लागू होंगे, तो विस्तार से बताएं किस तरह से नियम होंगे और कब से इस नए नियम को लेकर सरकार प्रयास कर रही थी और क्या कुछ इसमें ऐड ऑन होगा और प्रदेश में किस तरह से इसका फर्क पड़ेगा? मेरे ग्रुप है ना। मध्य प्रदेश में लगातार नई जो खनिज नीति है उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। और बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में खनिज जो नई नीति है उसको लागू करने पर सरकार लगातार विचार कर रही थी। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है, जिसमें जो कई जो अहम महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उनको तो कहीं ना कहीं हरी झंडी मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी। मगर बात की जाए नई खनिज नीति की तो नई खनिज जो नीति है वो भी मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी, जिसमें बात की जाए जिस प्रकार से जो पर्यावरण की जो क्षति होती है, जो नुकसान होता है, कहीं ना कहीं उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो रियल्टी है उसमें 15% यानी 15 गुना जो रियल्टी है वो बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से अवैध उत्खनन हो रहे हैं उनको रोकने के लिए लगातार प्रदेश सरकार अभियान चला रही है। और बात की जाए जिले के जो कलेक्टर हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। मगर जो खनिज जो नीति है वो कहीं ना कहीं बदलना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है, जिसमें जो मंत्रिमंडल है वो सभी मौजूद रहेंगे और चर्चा के बाद जो नई खनिज नीति है उसको मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जाएगा। और हो सकता है संभावना कि आज नई खनिज नीति को हरी झंडी भी मिल सके। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये शिवराज
सरकार की अहम बैठक और इस बैठक में नए खनिज जो नियम हैं वो लागू हो सकते हैं, उस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है इस बैठक में। और अब आपको बताते हैं तीसरी बड़ी खबर विस्तार से। पहले चरण के लिए मंगलवार को प्रचार शाम 6 बजे थम गया। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यहां 2 करोड़ 27 लाख मतदाता 623 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि पहले चरण में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में कुल 58 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में 2 करोड़ 27 लाख 83,739 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। संवेदनशील बूथों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन वोटर आई कार्ड जारी नहीं किया गया है, उन्हें 12 विकल्प दिए गए हैं। इसमें फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पहले चरण के लिए पुलिस की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 800 कंपनियों के साथ 30 कंपनी पीएससी और बड़ी संख्या में जिलों से पुलिस बल उपलब्ध कराए गए हैं। तो पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है और कल से पहले चरण का जो अभियान है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कल पहले चरण का मतदान होना है। 2.25 करोड़ से ज्यादा इसमें लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इसके लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ज़ेबा खान से। ज़ेबा, जिस तरह से पहले चरण का जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो थम गया है, अब कल पहले चरण का चुनाव होना है, इसको लेकर अभी आप वहां पर क्या माहौल देख रहे हैं? पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से किस तरह का रेस्पॉन्स दिख रहा है? लोग कितने, खासकर क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है लेकिन चुनाव बहुत अहम है, इसको लेकर जो जनता है वहां पर कितनी एक्साइटेड है? देखिए, जहाँ तक अगर हम बात करें कोविड काल की, तो जनता चुनाव के लिए भी एक्साइटेड है, लेकिन साथ ही जो कोविड है उसको लेकर भी अवेयर है। लगातार मास्क का भी प्रयोग किया जा रहा है, लोग सैनिटाइजर भी कर रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव आयोग की हम बात करते हैं तो कोविड नियमों के तहत ही ये चुनाव कराया जाएगा। जी, और इसमें अगर बात करें जो तकरीबन 600 से ज्यादा जो उम्मीदवार प्रत्याशी खड़े हुए, अब उनका फैसला कल होने वाला है। इसको लेकर चुनाव प्रचार जो है वो तो कल थम गया है, अब जनसभाएं नहीं होंगी, लेकिन जो डोर टू डोर प्रचार है, जो लोग हैं वो घरों में जाकर अभी भी प्रचार कर सकते हैं। तो इसको लेकर अभी वहां पर आप कैसा माहौल देख रहे हैं? क्या अभी भी वहां पर जो वहां के प्रत्याशी हैं वो इस जो समय का उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 48 चुनाव प्रचार जो है वो कल शाम से थम गया है, शाम 5 बजे के बाद से। और प्रसार प्रचार पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले चरण का चुनाव है 10 फरवरी को, तो उसके तहत इस पर पूरी तरीके से रोक है। और जहाँ तक बात करें डोर टू डोर प्रसार की, तो वो भी पूरी तरह से चुनाव आयोग की नज़र में है। और किसी भी प्रकार का चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा है कि प्रसार पर रोक लगाई जा सके पूरी तरह से। ज़ेबा, पुलिस प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं इस बार? देखिए, पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में चूंकि 10 फरवरी को चुनाव है, इसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। 800 अर्धसैनिक बल लगाया गया है, 30 कंपनी पीएससी है, पूरे पुख्ता है। और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी जहां पर मतदान होगा। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो चुनाव आयोग ने कर रखे हैं।
चुनाव आयोग की तरफ से बात करें, क्योंकि अभी भी कोविड काल चल ही रहा है और इसमें तमाम तरह की बंदिशें भी हैं और कोशिश भी ये की जा रही है कि जो लोग वहां पर मतदान केंद्र में पहुंचे और पूरा जो पालन है कोविड गाइडलाइन का उसका पालन किया जाए। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं जो मतदान जो केंद्र होंगे वहां पर? देखिए, मतदान केंद्रों में पहले तो मास्क को जो है प्रायोरिटी पे रखा गया है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम जो कोविड के नियम है इसका से पालन कराया जाएगा। जी ज़ेबा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहले चरण का उत्तर प्रदेश में जो प्रचार प्रसार है वो थम गया है। अब 10 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होगा, मतदान होगा और 2.25 करोड़ जो जनता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी और 600 से ज्यादा प्रत्याशी हैं, उनका भविष्य का फैसला कल होगा। आगे बढ़ते हैं और चौथी और आखिरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में नौकरी में प्रमोशन को लेकर मंत्री समूह की मंगलवार को बैठक में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मंत्री समूह ने इस मामले में गेंद अब अजाक्स और सपाक्स के पाले में डाल दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मंत्री समूह की बैठक वल्लभ भवन में आयोजित की गई। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गठित मंत्री समूह ने अजाक्स और सपाक्स दोनों को आपस में मिलकर उचित निर्णय लेने को कहा। वहीं इस मामले में अजाक्स के पदाधिकारियों ने विधि विशेषज्ञों द्वारा तय फॉर्मूले को लागू करने की बात कही। सपाक्स पदाधिकारियों ने कहा कि वो न्यायालय के निर्णय का इंतजार करेंगे। बैठक में डॉक्टर मिश्रा के अलावा जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद थे। आपको बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर पिछले दिनों हुई मंत्री समूह की बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। उसके बाद 8 फरवरी को दूसरी बैठक बुलाई गई थी। इस बार बैठक में सरकार ने अजाक्स और सपाक्स के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया है। बैठक में अधिकारी और कर्मचारी के प्रमोशन का रास्ता निकालने का फैसला लिया जा सकता है। बता दें, पिछले करीब 5 साल में कई अधिकारी और कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवा निवृत्त हो गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास से। विवेक, जिस तरह से बैठक हुई, लेकिन बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही और ऐसा लग रहा है कि सरकार के अब हाथ में कुछ ज्यादा खास बचा नहीं, इसलिए सरकार ने अब अजाक्स और सपाक्स को आपस में बैठक करके कुछ निर्णय पर पहुंचने के लिए कहा है। आखिर सरकार इसमें फैसला क्यों नहीं ले पा रही? क्या मजबूरी है उसकी? बिल्कुल भागीरथ, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 5 सालों से जो सरकारी नौकरी में जो प्रमोशन में जो आरक्षण है वो नहीं मिला है, जिससे कई ऐसे जो कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार लगातार जो सरकारी कर्मचारी है उनको कहीं ना कहीं नया तोहफा देने जाने वाली थी। मगर बात की जाए मंत्री समूह की तो एक मंत्री समूह बनाया गया है और वो मंत्री समूह ही जो फैसला है प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर फैसला करते नजर आएंगे। मगर बात की जाए मंत्री समूह की तो मंत्री समूह में जिस प्रकार से जो अध्यक्ष है नरोत्तम मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में लगातार जो बैठक है वो लगातार देखने को मिल रही, क्योंकि कल की बात की जाए या बात की जाए उसके पहले की तो उसके पहले भी बैठक देखने को मिली थी। मगर बात की जाए परिणाम की तो परिणाम बैठक पे नहीं निकल के आया, जिसके बाद अब जो मंत्री समूह है उन्होंने जो पूरा फैसला है अजाक्स और सपाक्स के पाले में दे दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अजाक्स और सपाक्स से जो कर्मचारी संगठन है वो आपस में बैठे और आपस में बैठ के कोई समाधान निकालें। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में करीब 5 सालों से जो सरकारी नौकरी में जो कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति में जो आरक्षण है वो नहीं मिला है, जिसके चलते कई ऐसे जो कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड तो हो गए हैं। मगर बात की जाए गुस्सा की तो उनका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश सरकार ने तो दोनों ही अजाक्स और सपाक्स के पाले पर गेंद डाल दी है। अब अजाक्स सपाक्स जो बैठक करेंगे उसके बाद ही निर्णय होगा कि मध्य प्रदेश में जो प्रमोशन में जो आरक्षण है वो किस गति से दिया जाए और क्या मार्जिन उसका रहेगा। जी विवेक, जब मंत्री समूह ने अब जो जिम्मेदारी है, जो गेंद है वो अजाक्स और सपाक्स के पाले में डाल दी है, तो क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है अजाक्स और सपाक्स की तरफ से?
बात करें अजाक सपास की, तो लगातार अजाक सपास की जो बैठक है वो अब देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके संगठन के पदाधिकारियों की बात की जाए तो पदाधिकारी को साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में करीब 5 सालों से जिस प्रकार से जो प्रमोशन है उसमें आरक्षण नहीं मिला है, तो कर्मचारियों की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मगर बात की जाए कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए जो सरकार को जो आरक्षण है, जो पदोन्नति है वो देनी चाहिए, जिसके लिए दोनों संगठन आपस में बैठेंगे और आपस में बैठने के बाद जो सहमति है वो बनाई जाएगी। क्योंकि इसका भी जो क्राइटेरिया है, क्योंकि बात की जाए एसटी की, बात की जाए एसटी और ओबीसी की बात की जाए, तो तमाम वर्ग के जो लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो बैठक है आने वाले समय में दोनों ही संगठन जो आजाद और सपाक से वो करते नजर आएंगे। और बात की जाए कई ऐसे वर्ग हैं जिनको साधते हुए जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं तय किया जाएगा। उसके बाद ये पूरी जो रिपोर्ट है वो जो अध्यक्ष है नरोत्तम मिश्रा उनको कहीं ना कहीं सौंपी जाएगी। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्णय लेंगे कि मध्य प्रदेश में जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण किस क्राइटेरिया से दिया जाए। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रमोशन में आरक्षण का मामला काफी लंबे समय से टलता आ रहा है। मंत्री समूह की बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही, बल्कि इसमें अजाक्स और सपाक्स को दोनों को साथ बैठकर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए कहा है। अब देखना होगा कि कब तक, कितनी देर तक इसका कोई समाधान निकलकर सामने आता है, या फिर यूं ही बैठक के बाद बैठक होती रहती है। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।